आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का हमारी दुनिया वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में बताऊंगा और आप लोग समझने का पूरा प्रयास करिएगा, समझे ना। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दे ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, समझे ना। देखिए, कहता है कि इस बार की छुट्टी में जब फौजी चाचा घर आए तो बच्चे बहुत खुश हुए। फौजी चाचा जब भी घर आते हैं तो बच्चों की नई नई बातें बताते हैं। इस बार वे मणिपुर से आए थे। रात होते ही बच्चों ने उन्हें घेर लिया और फौजी चाचा मुस्कुराए बोले, क्या बात है बच्चों? सलमा ने पूछा, चाचा जी सुनते हैं मणिपुर में बहुत जंगल है। अब फौजी चाचा ने कहा, हाँ, इस बार मैंने जंगल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा की है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। अब जंगल के बारे में देखिए फौजी चाचा सबको बताते। वन, देखिए वन क्या होता है। वन को तो फेफड़ा कहा जाता है पृथ्वी का, समझे ना। अब इन सब के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि वन है तो हम है, अगर वन नहीं होगा तो हम लोग नहीं जी पाएंगे। इसका फॉर एग्जांपल समझते हैं। हम लोग O2 की वजह से जीवित है, यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तभी तो जीवित रहते हैं। और ये ऑक्सीजन देता कौन है? पेड़ पौधा देता है। अब मान लीजिए ये वन और जंगल पेड़ पौधा रहेंगे नहीं तो हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करेंगे, समझे ना। और प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे और हम लोग आसानी से मर भी जाएंगे, समझे ना। इसीलिए वन है तो हम हैं, समझे। कहता कि वन मानव के आर्थिक जीवन का एक प्रमुख अंग है। वन जो है मानव के आर्थिक जीवन का एक प्रमुख अंग है। विश्व में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ सघन वन, ऐसा कई क्षेत्र हैं जहाँ सघन वन मतलब बहुत सारे वन पाए जाते हैं। ये विभिन्न किस्मों की लकड़ियाँ देने का साथ पशु पक्षी एवं जीव जंतुओं का आश्रय स्थल का काम भी करते हैं। वन देखिए, वन बहुत किस्म का क्या करते हैं, लकड़ियाँ भी देते हैं, पशु पक्षी जीव जंतुओं का आश्रय स्थल भी देते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु तो वन में ही रहते हैं। अब देखिए वन का परिभाषा देखिए क्या कहता है। वन का परिभाषा तो लिखे भी करेंगे, पहले देख लीजिए। वन या पेड़ पौधों का विकास प्राकृतिक चयन की पद्धति से होता है। वन या पेड़ पौधों का विकास जो होता है प्राकृतिक चयन पद्धति से होता है। किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे, घास, झाड़ियों इत्यादि के सम्मिलित रूप को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। मतलब कि किसी भी क्षेत्र में प्रकृति द्वारा पेड़ पौधा, झाड़ियाँ इत्यादि सम्मिलित रूप से उग जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब देखिए वन किसे कहते हैं, तो वन का परिभाषा लिखेगा कि क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे का विकास होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वन कहते हैं। अगर आपसे कोई वन का परिभाषा पूछेगा तो कहिएगा कि क्षेत्रीय आधार पर जब किसी क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे का विकास होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वन कहते हैं। कहता आजकल समाज के पर्यावरण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी वनों का विकास किया जाता है, जिसे सामाजिक वानिकी कहते हैं। तेजस, आप सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? परिभाषा लिख लीजिएगा। समाज की पर्यावरण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों का विकास किया जाता है, जिसे सामाजिक वानिकी कहते हैं। पर्यावरण दृष्टिकोण से यह क्षेत्र या देश में ये सामाजिक वानिकी वन का फैलाव इसी देखिए। एक ऑब्जेक्टिव लिख लीजिएगा कि भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य पूछेगा तो मिजोरम। वन प्रतिशत वाला राज्य पूछेगा तो कहिएगा मिजोरम। वहाँ 91.25% वन पाया जाता है। लेकिन वन क्षेत्र वाला, जबकि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य पूछेगा तब मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है 77.7 वर्ग किलोमीटर। 77.7 वर्ग किलोमीटर मतलब इसका वर्ग कीजिए। वर्ग याद है, 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 77.7 का वर्ग करिएगा तो गुना कर दीजिएगा, उतना वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है। अब कहता है कि कम से कम 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि आपके पास 100 कट्ठा खेत है तो उसमें 33 कट्ठा खेत में क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, तभी जाके हमारा पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा, समझे ना, पृथ्वी पर। अब महेश बोला, फौजी चाचा वनों में अलग अलग किस्म के पौधे पाए जाते हैं। फौजी चाचा ने कहा, हाँ, विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। बताइए विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है? 10 लाख प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। वन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वन एक महत्वपूर्ण संसाधन जिससे कई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ, मतलब कि अब इसीलिए पृथ्वी को विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घने वनों को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? फेफड़ा। तो घने वनों को कहेगा ऑब्जेक्टिव में पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाने वाले वनों को डैश कहा जाता है, कहेगा पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, समझे। क्योंकि यह भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करके ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक गैस है, उसको ग्रहण कौन करता है? पेड़ पौधा। और दान क्या करता है? ये छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन गैस, जो हमारे प्राणवायु का काम करता है, समझे। अब आइए, कहता क्या आप जानते हैं कि हिमालयन यव नामक पौधे जो होता है कैंसर उपचार में हेतु दवाइयाँ बनाते हैं। हिमालयन नामक एक पौधा आता है जिसका हम उपयोग कैंसर के इलाज में मरीजों के लिए दवाइयाँ बनाने में काम करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। कहता कि वन संसाधन का वितरण। फौजी चाचा बोले, अरे
वह तुम लोगों को तो सब पता है। अच्छा, अब मैं तुम्हें वन संसाधन के वितरण एवं उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताता हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनने लगे। फौजी चाचा ने कहा, वन संसाधन के विकास एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। जैसे जलवायु प्रभावित करता है, उच्च आवाज करता है, मृदा स्थलाकृति की ढाल, आर्द्रता। देखिए आर्द्रता क्या होता है, कभी कभी हवा में नमी आ जाती है जिससे हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, समझे। अब इस आधार पर वनों को सदाबहार वन, पतझड़ वन, मिश्रित वन, शंकुधारी वनों में वर्गीकृत किया गया। तो वन को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, सदाबहार वन, पतझड़ वन, मिश्रित वन और शंकुधारी वन। आइए अब इस सब का डिफिनीशन देख लेते हैं। वैसे हम लिखाएंगे, आप टेंशन को लेने का नहीं है, बस आप क्लास सोच करिए, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखा देंगे। कहता कि सदाबहार वन के अंतर्गत लंबे लंबे वृक्ष औसतन 60 मीटर तक उगते हैं। इन वृक्षों में शाखाएं कम होती है। यहाँ छोटे से क्षेत्र पर कई हिस्सों के वृक्ष उगते हैं जो अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां शुष्कता से बचाने के लिए गिराती है। परिणामतः वह वन कभी एक साथ पत्ता रहित नहीं होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। एक साथ पत्ता रहित नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहा जाता है। देखिए अमेजन यानी दक्षिण अमेरिका में इन वनों को सेलवा कहा जाता है। मतलब कि सदाबहार वन को अमेजन के जंगलों में क्या कहा जाता है, सेलवा कहा जाता है। भारत में ऐसे वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी अंडमान निकोबार द्वीपीय समूह एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, जहाँ इसे सिनकोना, रबर, महोगनी, एवोना, तार, नारियल, आयरवुड, बरगद इत्यादि के वृक्ष मिलते हैं। देखिए उष्ण कटिबंध के अलावा शीतोष्ण कटिबंध में भी सदाबहार वन एवं पतझड़ वन मिलते हैं। सदाबहार वन एवं पतझड़ वन जो होते हैं शीतोष्ण कटिबंध में भी मिलते हैं और उष्ण कटिबंध में भी मिलते हैं। अब देखिए उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन यह 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु के सबसे पहले शुष्कता से बचने के लिए ये सब वृक्ष के सारे पत्ते क्या करते हैं, सारे पत्ते को गिरा देते हैं, समझे, जिससे सारा वन एक साथ पत्ता रहित हो जाता है। इसी कारण से क्या कहते हैं, पतझड़ वन। मतलब एक साथ सारा पत्ता गिर जाता है, उसे क्या कहते हैं, पतझड़ वन। जिसका एक साथ नहीं गिरता है उसका सदाबहार वन कहा जाता है। इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल एवं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मिलते हैं। समझे, इन सब राज्यों में कौन सा मिलते हैं, पतझड़ वन मिलते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं राज्यों में मिलते हैं, यहाँ सागवान, साल, रोजवुड, चंदन, शीशम एवं सहतूत इत्यादि के वृक्ष उगते हैं। बच्चे शांति से फौजी चाचा की बातें सुन रहे थे। चाचा ने अब आगे कहा कि शंकुधारी वन जो होता है ना, भारत में हिमालय पर्वत एवं दक्षिण पर्वतों की ऊंचाइयों के भाग में मिलते हैं, ऊंचाई में वृद्धि। अब इसमें देखिए नक्शा के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि आप नक्शा में कैसे देखिएगा। नक्शा भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये भारत का नक्शा है। किसका नक्शा है, ये देखिए बच्चों, ऐसे ऐसे जो दर्शाएगा ना, ऐसे ऐसे ये सदाबहार, इस क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है, सदाबहार। जैसे इस क्षेत्र का देखिए, इसमें कौन सा वन पाया जाता होगा, सदाबहार वन पाया जाता है, समझे। अब उसके बाद देखिए सीधा ऐसे 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 है, सीधा सीधा जो लकीर खींचा हुआ है ये पतझड़ वन को दर्शाता है। किस वन को दर्शाता है, ये सब पतझड़ वन को दर्शाता है। कौन से वन को दर्शाता है बाबू रे, पतझड़ वन को दर्शाता है। अब देखिए अब है ऐसे 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 डॉट डॉट है 3 वन, ये शुष्क वन को दर्शाता है। कौन से वन को दर्शाता है, शुष्क। ये वाला जो क्षेत्र है ये शुष्क वन को दर्शाता है। कौन से वन को दर्शाता है, शुष्क वन को दर्शाता है। अब देखिए अब ऐसे एरो करके, ऐसे करके एरो करके है ना, एरो करके ये जो दर्शाता है ये पर्वतीय क्षेत्र को दर्शाता है। ऊपर में देखिए जम्मू कश्मीर रहता है, श्रीनगर। ऊपर में किसको दर्शाएगा, ये पर्वतीय वन को दर्शाएगा। अब देखिए एक आता है डेल्टा, डॉट डॉट ऐसे ऐसे करके इसमें डेल्टा वन पाया जाता है। ऐसे कौन सा वन पाए जाते हैं, डेल्टा वन पाए जाते हैं। इसमें डेल्टा वाला क्षेत्र हो गया, समझे। अब आइए आगे देखते हैं, आप कहाँ देखेंगे, आगे देखेंगे, समझे ना। देखिए आगे कहता कि के साथ ही वनों का प्रकृति में अंतर देखा जाता है। निचले इलाकों में पतझड़ वन, उसके ऊपर उष्ण सदाबहार वन, सबसे ऊपर अल्पाइन वन की वनस्पतियां पाई जाती है। सबसे ऊपर कौन सी वन पाई जाती है, अल्पाइन वन की वनस्पतियां पाई जाती है। अब कहते हैं ज्वारीय वन का विकास देश के डेल्टा प्रदेशों में हुआ है। ज्वारीय वन का विकास जो है ना, देश के कौन क्षेत्र में हुआ, डेल्टा प्रदेशों में हुआ है। पूर्वी तटीय भाग में ऐसे वन मिलते हैं, यहाँ सुंदरी जैसे मैंग्रोव दलदली वृक्ष की प्रधानता है। मिश्रित वन शीतोष्ण कटिबंध के पूर्वी तटीय भाग में मिलती है। पूर्वी तटीय भाग में मिलती है। कौन सा वन, शीतोष्ण कटिबंध में, समझे ना। अब देखिए वन की उपयोगिता क्या क्या, वन की उपयोगिता क्या क्या, इसको आप समझ सकते हैं वन की उपयोगिता क्या क्या है। देखिए आरंभ में वनों का उपयोग मानव द्वारा जंगली जानवरों से रक्षा तथा विषम जलवायु से बचने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे मानव वनों पर आश्रित रहने लगा। वनों से प्राप्त लकड़ियाँ की सहायता
से घर बनाने लगा था, लकड़ियाँ का उपयोग भी करने लगा। फौजी चाचा बोलते बोलते रुक गए और पूछा, तुम लोग भी सोचकर बताओ कि लकड़ियाँ का क्या क्या उपयोग है, लकड़ियाँ का क्या क्या उपयोग है। तो आप कहिएगा, सुनिए, आप कहिएगा कि रोहित बोल पड़ा कि वन उपयोग भोजन के स्रोत के रूप में करते हैं, वस्त्र निर्माण में करते हैं, कच्चे माल की प्राप्ति के लिए करते हैं, लकड़ी प्राप्ति के स्रोत के रूप में करते हैं। सोनाली बोली, वन का उपयोग कागज में, लुगदी में, दिया सलाई में, रबर उद्योग में, कच्चा माल में, रेल के डिब्बों में, बस, नाव, जहाज इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है और लकड़ियों में भी उपयोग किया जाता है। समझे ना। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे देखिए, कहा कि सीमा ने कहा कि जनजातीय वर्ग के लोग की आश्रय स्थली का कार्य करता है, मतलब जनजातीय लोग जो जंगलों में रहते हैं उसके आश्रय स्थली का काम भी करता है। भूस्खलन एवं मृदा अपरदन को रोकने का भी काम करता है। साथ ही वन जलवायु की शुष्कता को रोकने के लिए भी कार्य करता है। जैसे वन का उपयोग है, वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, वन हमारे लिए क्या क्या कार्य करती है, ये सब है। समझे। महत्वपूर्ण जड़ी बूटियाँ एवं औषधीय पौधे भी वन से ही प्राप्त होते हैं। जलावन की लकड़ी, औषधि एवं उद्योग के लिए कच्चा माल मिल जाता है, परंतु पिछली 2 शताब्दियों में बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है, जो अत्यंत अशोभनीय है। समझे, इतना वन नहीं काटना चाहिए, इसलिए तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अतः वन क्षेत्र घटते जा रहे हैं, इसलिए वनों के संरक्षण किया जाना जरूरी है, वनों का संरक्षण करना जरूरी है। देखिए, वन एवं वन्य जीव हैं, ये हिरन है, ये हिरन के बच्चे हैं, ये सब जंगल में रहते हैं, इसके आश्रय स्थली का काम करता है। ये देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय मोर क्या है, पक्षी क्या है, मोर। आप मोर को चिनते हैं, बाघ को भी चिनते हैं। समझे ना। अब ये आगे देखते हैं। फौजी चाचा ने आगे बताया कि वन और जीवों के बीच गहरा संबंध होता है और यहाँ कई जीव जंतु अपने जीवन व्यतीत करते हैं, जिनमें मांसाहारी, जैसे देखिए मांसाहारी क्या कहते हैं, ऐसा जीव जो मांसों को खाता है उसे हम क्या कहते हैं, मांसाहारी जीव कहते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। अब शाकाहारी, ऐसा जीव जंतु जो साग से उपजती, पेड़ पौधे से उपजने वाले या साग सब्जियों को खाता है उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी जंतु कहते हैं, जैसे हिरन, हाथी आदि। उभयचर जीव, जो मतलब कि पानी में भी रहता है और जल में भी, पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, उसे क्या कहते हैं, उभयचर जीव कहते हैं, जैसे मेढक और कछुआ। सरीसृप जीव, ऐसा जीव जो रेंग कर चलता है उसे हम क्या कहते हैं, सरीसृप जीव कहते हैं, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, जोंक, केचुआ इत्यादि हो गया। अब इन जीवों के अलावा कई प्रकार के पक्षी भी यहाँ मिलते हैं। इन्हीं जीवों में से बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ भारत का क्या राष्ट्रीय पशु, सबको नोट करते जाइएगा, अगर नोट नहीं कर पाइएगा तो कोई बात नहीं, हम आपको लिखवा देंगे। समझे ना। देखिए आगे कहता है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया है, लेकिन हम नियमित रूप से पेड़ों को काटते जा रहे हैं तथा जानवरों का शिकार कर रहे हैं। फलतः वन की मात्रा एवं वन्य जीवों की संख्या क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। महेश ने कहा, अब तो हमें इनकी सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। इनकी सुरक्षा पर ध्यान देना क्या है, आवश्यक है। इनकी सुरक्षा नहीं देंगे तो काम चलेगा, काम नहीं चलेगा। अब देखिए आगे कहता, फौजी चाचा बोले, निश्चित रूप से सरकार द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कलकत्ता तथा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून तथा संकट में घिरे पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार की गई, जिसे क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक। आपसे पूछेगा कि रेड डाटा बुक क्या है, तो आपके विलुप्त हो रही जीव जंतुओं की एक सूची है रेड डाटा बुक, जिसमें विलुप्त हो गए सभी जीव जंतुओं की नाम लिखा जाता है, उसका डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। समझे ना। अब देखिए आगे क्या कहता है, कहता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यावरण संरक्षण संघ इस दिशा में अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं जैव मंडल जैसे क्षेत्र विकसित किए गए। अभी हमारे देश में 85 राष्ट्रीय उद्यान है, 448 अभ्यारण्य है और 16 जैव मंडल सुरक्षित हैं। बिहार में कांवर झील पक्षी विहार है, जो बेगूसराय में, बिहार में कांवर झील पक्षी विहार है, जो कहाँ है, बेगूसराय में है। गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है, प्रसिद्ध है। अब आइए आगे थोड़ा सा और है, देख लेते हैं, इसके बाद तो खत्म ही हो जाएगा। सीमा बोल पड़ी, चाचा हम सबको पौधे लगाने तथा पौधों को बचाने चाहिए। जानवरों के साथ क्रूर व्यवहार भी नहीं करने की शपथ लेनी चाहिए, ताकि इनकी रक्षा कर सके और हम अपना जीवन सुरक्षित रख सके। महेश बोल उठा, बिल्कुल सही है, हम सब ऐसा ही करेंगे, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। फौजी चाचा बोले, सभी बच्चे की बात सुनकर खुश हो गए। अगर आपको यह बात समझ आई है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करके हमें ज़रूर बताएं।